तो जी कल हम कर रहे थे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सुनील जी? बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल। हेलो जी। जियोग्राफी ऑप्शनल का मैच। सो आवाज आ रही है जी आपको? आजू बाजू। हेलो हेलो हेलो। आपको आवाज आ रही है? पूरब जी एक बार कंफर्म करो जरा। एक बार कंफर्म करो इफ आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो हेलो। ओके। तो शुरू करते हैं जी। लास्ट क्लास में हमने किया था, कहाँ थे हम? इंस्टीट्यूशनल हो गया था ना। सो आपको पता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में ग्रीक का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को प्रोवाइड करने का है ना। तो ग्रीक का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? ओनली टू प्रोवाइड द सब्जेक्ट मैटर फॉर व्हाट? सब्जेक्ट मैटर फॉर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी, है ना। तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। हमारे पास होमर थे, थैलस थे, हमारे पास जो है एरिस्टोस्थेनीज थे, हेरोडोटस थे, हिकैटियस थे, ये सब स्कॉलर्स थे। नाउ उसके बाद हमारे पास फिर आते हैं कौन? हमारे पास एक आता है, दिस वाज योर वेरिनियस। नाउ वेरिनियस का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो वेरिनियस ने हमारे पास थोड़ा सा एक तरह का शिफ्ट दिया। वी हैव ए शिफ्ट गिवन बाय द वेरिनियस। और वो शिफ्ट क्या था कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी को एस्ट्रोनॉमी से थोड़ा सा क्या कर दिया? एस्ट्रोनॉमी से ज्योग्राफी को थोड़ा सा अलग कर दिया। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं वो कौन आते हैं? दैट वाज योर जेम्स हुटन। और जेम्स हुटन का कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। व्हाई? बिकॉज उन्होंने जो एक तरह का आपके पास कैटास्ट्रोफिज्म का दौर चल रहा था, एक आपके पास जो इस तरह का थॉट चल रहा था ज्योग्राफी में कि हमारे पास एवरीथिंग इन दिस ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। जो भी इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो संरचना हुई है, चाहे माउंटेन्स है, चाहे वैलीज है, चाहे प्लेन्स है, कुछ भी है, ये सारी की सारी स्थलाकृतियों का जो निर्माण हुआ है वो भगवान की इच्छा से हुआ है। दिस वॉज द व्यू दैट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय हुम? व्यू बाय द बाइबल। तो हमने देखा कि फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर अभी प्रेजेंट तक, सॉरी कहां तक, 1400 ईस्वी तक, एडी तक, हमारे पास एक दौर जो चल रहा था। ये दौर किसका था? दिस वॉज द थियोक्रेटिक, है ना। यूरोप में ये क्या चल रहा था? थियोक्रेटिक एक दौर चल रहा था। अब थियोक्रेसी में क्या बात प्रमोट की गई? कैटास्ट्रोफिज्म के बारे में बताया गया कि सब कुछ जो है भगवान की इच्छा से हो रहा है। बट इसको चैलेंज करने वाला पहला जो पर्सन था वो कौन था? ही वॉज द जेम्स हुटन। नाउ जेम्स हुटन ने क्या दिया? इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया समवेयर अराउंड 750 के आसपास। इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया कि यहां पर यूनी क्या है? फॉर्मिटेरियनिज्म है। नाउ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे पास ये जो प्लेनेट अर्थ है, राइट फ्रॉम द बर्थ टू द प्रेजेंट, देयर आर वेरियस साइकिल ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन।
यहां पर बहुत बार माउंटेन्स का एवोल्यूशन हुआ है और बहुत बार उन माउंटेन्स का क्या हुआ है, डिस्ट्रक्शन भी हुआ है. देयर आर मल्टीपल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्ली फीचर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. सो उन्होंने एक बात बताई, वो बात क्या थी, बट द जो प्रोसेस थे एवोल्यूशन के और डिस्ट्रक्शन के, वो प्रोसेस कैसे हैं, सेम है. ठीक है, तो इन यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसेस के सिद्धांत को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म दिया. तो अब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर हर चीज को एक साइक्लिक फैशन में समझते हैं. चाहे माउंटेन है, उनमें हम पढ़ेंगे साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में डेविस ने दिया है, कि डेविस क्या बता रहे हैं कि माउंटेन का पहले बर्थ होता है ना, डाइस्ट्रोफिज्म के कारण माउंटेन बिल्डिंग होती है, और उसके बाद माउंटेन यंग होता है, यंग जैसे अभी हिमालय यंग है, और उसके बाद इरोजन्स होने शुरू हो जाएंगे, एक्सटर्नल एजेंसीज विल वर्क, और हिमालय जो है वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, ओल्ड होना शुरू हो जाएगा, डाइसेक्टेड, जीर्ण शीर्ण होना शुरू हो जाएगा. नाउ ये करने के लिए जब हिमालय जो है वो कहां से कहां पर आ रहा है, यंग स्टेज से ओल्ड स्टेज की तरफ आएगा, एंड अल्टीमेटली जो हिमालयन टोपोग्राफिकल फीचर है उसका एंड हो जाएगा, और फिर जो ऐसा माउंटेन है वो कहीं और बनेगा. So the process of formation and the process of destruction will always remain same. तो इसी को उन्होंने क्या बताया, इट इज योर यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. इसी को उन्होंने क्या बताया, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म. नाउ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म में उन्होंने कितने प्रिंसिपल हमारे पास दिया, हाउ मेनी प्रिंसिपल ही गेव टू अस, उन्होंने हमारे पास प्रिंसिपल दिए कितने, तीन प्रिंसिपल दिए थे. एक प्रिंसिपल तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट इज द की टू पास्ट. मतलब अगर आपने, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, अगर आपने पास्ट के बारे में जानना है, अगर आपने किसी माउंटेन को जानना है और जानना है कि ये यहां पर क्यों है, ये कब बना, उसके लिए आपको प्रेजेंट में चलने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा. मतलब हिमालयों के बनने की क्रिया को जान करके आप जो है एपलेशिया में क्या हुआ होगा उसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि एपलेशिया तो बन गया है कम से कम 600 मिलियन ईयर पहले. अब वो क्या है, अपनी ओल्ड स्टेज पर है, हिमालय अभी यंग स्टेज पर है. तो इन दोनों के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, सेम है. हिमालय को स्टडी करके हम अपेलेचिया एक नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन है जो कभी यंग फोल्ड माउंटेन था, आज वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इज द की टू. नाउ इसके बाद इन्होंने क्या बताया, देयर इज नो वेस्टाइज, क्या था वो, देयर इज नो वेस्टाइज ऑफ बिगिनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड. शुरुआत की कोई निशान नहीं है, देयर इज नो वेस्टाइज ऑफ द बिगिनिंग एंड देयर इज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड की कोई संभावना नहीं है. इसका मतलब क्या है कि साइकिल ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है. थर्ड उन्होंने बताया है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फंक्शंस या फिर प्रोसेसेस विच आर ऑपरेटिंग टुडे हैव ऑपरेटेड इन द पास्ट, बट द इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशन वाज डिफरेंट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ ऑपरेशन वाज डिफरेंट, ये उन्होंने बताया. ना उसके बाद हमने थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में किया था बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में. तो हमारे पास जर्मनी का एक कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आता है, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले कौन बताया, ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बर्लिन बनाया. और इस ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बर्लिन का जो चेयर था, द चेयर वाज हुम, 1828 के आसपास इसको बनाया गया, और इसका चेयर बाद में कौन बना, इट वाज योर कार्ल रिटर. नाउ कार्ल रिटर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, हम इसको समझेंगे बाद में कि कार्ल रिटर ने किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है, किसमें, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, ज्योग्राफी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम बाद में समझेंगे. एंड लेटली कार्ल रिटर के बाद इस ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ बर्लिन, हमारे पास उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में एक डेडिकेटेड चेयर को एस्टेब्लिश किया गया, और उस चेयर का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया गया ज्योग्राफी के लिए, और उसका चेयर कौन है, उसका चेयर है हमारे पास कार्ल रिटर. नाउ बाद में उनको कौन फॉलो करता है, जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिस वाज म्यूनिच, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच में भी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी जब बना तो वहां पर उसका जो चेयर था, वो चेयर कौन था, इट वाज फ्रेडरिक
रसेल। समझ आया? तो ये हमने कल डिस्कस किया था। नाउ नाउ उसके बाद जब हम देखेंगे द नेक्स्ट व्यू, हमने पढ़ा था फ्रांस के बारे में, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन फ्रांस। फ्रांस में जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है वो किस प्रकार से, ऑब्वियसली सभी की सभी कंट्रीज में हमारे पास यूनिवर्सिटीज में मैंडेट किया गया कि आप अपने यहां पर क्या बनाओ, अपने यहां पर या तो ज्योग्राफिकल सोसाइटीज बनाओ, फिर वो सोसाइटीज मैंडेट करती है कि आप अपने यहां पर क्या इस्टेब्लिश करो, अपने यहां पर आप इस्टेब्लिश करो सेपरेट डिपार्टमेंट। हर यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनना चाहिए। तो हमारे पास फ्रांस में 1821 में पेरिस ज्योग्राफिकल सोसाइटी बनती है। कौन बनती है? पेरिस ज्योग्राफिकल सोसाइटी। ये सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। परंतु अभी देखो, इसके बाद टिल 1880 1875 तक, टिल 1875 तक, टिल 1875 geography was attached with history. Geography was attached with history. ज्योग्राफी को किसके साथ अटैच किया गया? हिस्ट्री के साथ अटैच किया गया। नाउ 1875 में फिर एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होती है। 1875 में एक डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है कि वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी में, वी हैव द यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी। कहां पर है यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी? इट इज इन फ्रांस। यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बना, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बना कब? 1875 में। और इसका चेयर कौन बना? एंड द चेयर वाज, कौन था? विडाल डी लाब्लाच। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, डी लाब्लाच। इनको हम आगे पढ़ेंगे किसमें, जो कि इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट में इन्होंने किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन दिया है। समझ आ गया? तो ये फ्रांस में बेसिकली ही इज नॉन एज द फादर ऑफ पॉसिबलिज्म। हम इसको बाद में स्टडी करेंगे ना। उसके बाद हमारे पास जब हम ग्रेट ब्रिटेन देखते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में, अब ग्रेट ब्रिटेन का व्यू कुछ और था। उन्होंने ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए नहीं इनकरेज करना था, उन्होंने ज्योग्राफी को मिलिट्री पर्पसेस के लिए इनकरेज करना था। उन्होंने ज्योग्राफी को क्यों प्रमोट किया कि अफ्रीका में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, या फिर इंडिया में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, या फिर अमेरिकाज में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, या किस कारण, किस वे में, किस रास्ते से अगर हम जाएं और जा करके वहां के नेटिव जो रूलर है उनको हम डिफीट कर पाए। इंपीरियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को एज ए स्ट्रीम हमने क्या किया गया, ब्रिटेन में क्या किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया या फिर इनकरेज किया गया। सो ग्रेट ब्रिटेन का व्यू बहुत अलग है। तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ जी? सो वी हैव द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले हमारे पास एक सोसाइटी बनती है 1830 में। इट इज द जियोग्राफिकल, इसको बोलते हैं रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी। नाउ रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड विथ, क्यों इस्टेब्लिश की गई? विद मिलिट्री पर्पसेस। नाउ इसका जो फोकस था मिलिट्री पर्पस का था, और टू एक्सप्लोर, और क्या एक्सप्लोर करना है? और टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज इन, कहां पर? यूएस, रिसोर्सेज इन अमेरिकाज, या फिर कहां पर? अफ्रीकाज, या फिर कहां पर? इंडिया में। तो यहां पर हमने सोसाइटी को तो एस्टेब्लिश किया, बट द पर्पस वॉज डिफरेंट। पर्पस क्या था? पर्पस वॉज था मिलिट्री पर्पस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं था। इसको एज ए सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाना था। पर्पस क्या था? इंपीरियलिज्म में ज्योग्राफी किस प्रकार से, एक्सपेंशन में ज्योग्राफी किस प्रकार से यहां की सरकार को बेनिफिट करे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहां पर क्या किया? ये रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। नाउ यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है कि 1887 में, अब देखो 1830 से 1887 तक कुछ नहीं हुआ। ज्योग्राफी को
एज ए सब्जेक्ट तो स्टडी किया, बट द पर्पस वॉज नॉट द एजुकेशन, पर्पस वॉज द मिलिट्री, मिलिट्री या फिर जो इंपीरियलिज्म, इनका एक मेजर पर्पस था। नाउ यहां पर आप जब देखोगे तो एक हमारे पास व्यू है, 1887 में एक पर्सन आते हैं, उनका नाम होता है, हिज नेम इज हैफोर्ड मैकिंडर, हैफोर्ड मैकिंडर। नाउ ये जो नाम मैं आपको लिखा रहा हूं इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट मॉडल्स दिए हैं, जितने भी हमने अभी नाम किए, ठीक है। हैफोर्ड मैकिंडर, ही वॉज अपॉइंटेड एज ए रीडर, अपॉइंटेड एज ए रीडर ऑफ ज्योग्राफी, एज ए रीडर ऑफ ज्योग्राफी इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो बस ब्रिटेन में बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया, किसमें? ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में ब्रिटेन में बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन जो फोकस था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन जो फोकस था वो एजुकेशन ना होकर क्या था? मिलिट्री एक्सपेंशन था, इंपीरियलिज्म था। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना था। समझ आ गया? अब इसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1851 में 1851 में अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया। अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड। कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और इनका पर्पस क्या था? पर्पस इनका भी अभी एजुकेशन ना होकर क्या था कि अमेरिका बहुत बड़ा एक कंट्री है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर ये पूरा का पूरा अमेरिका है, और ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं इन्होंने अपने आप को यहां एस्टेब्लिश किया, फिर ये पूरे के पूरे अमेरिकन ही बन गए। नाउ इसके बाद इनका पर्पस क्या था? इस पूरे के पूरे अमेरिका को पॉलिटिकली इंटीग्रेट करना, और इस पूरे के पूरे अमेरिकाज में जो रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करना। सो यहां भी पर्पस इनिशियली क्या है? इट इज द विद द एम, क्या है इस सोसाइटी का? एम वॉज द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका। और दूसरा क्या इनका ऑब्जेक्टिव था? एंड रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। तो यहां पर भी जो पर्पस है ज्योग्राफी को प्रमोट करने का वो क्या है? थोड़ा सा एजुकेशन से हटकर है। बट लेटली यहां पर कुछ ऐसे स्कॉलर्स आए, हु हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड इन द ज्योग्राफिकल डोमेन। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 1854 में, 1851 ऑर्डर को भी ध्यान रखना है, 1851 में, इन 1854 में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी was established, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी was established in प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी को स्टैब्लिश किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और इसके जो चेयर बने थे, हिज नेम इज अर्नोल्ड गोयट्स। और चेयर कौन थे इसके? इज वॉज अर्नोल्ड गोयट। समझ आ गया? तो यहां पर डिपार्टमेंट बन गया। यूएस में सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ कब? 1854 में, जब डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बनाया हमने। कहां पर? हमने डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी बनाया कहां पर? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। नाउ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1890 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विलियम मॉरिस डेविस
ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ज्योग्राफी में, खासकर ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, विलियम मॉरिस डेविस डेविस was appointed as a प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1890 में। विलियम मॉरिस डेविस वाज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ, कौन सी फील्ड है, इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना कि अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या टोपोग्राफिकल फीचर है ना। जियोलॉजी इज ऑल अबाउट द इंटीरियर रॉक मिनरल्स, इन सब के बारे में। जियोमॉर्फोलॉजी इज ऑल अबाउट टू स्टडी द सरफेस वेराइटीज या फिर सरफेस वेरिएशंस क्या क्या है, माउंटेन्स है, प्लेटूज है, वैलीज है, ग्लेशियर्स है, रिवर्स है, ये सब कैसे बन गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। जियो मतलब अर्थ, मॉर्फे मतलब टाइप। नाउ दिस फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द विलियम मॉरिस डेविस, बिकॉज इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकिल दिया है, उसको बोलते हैं इरोजनल साइकिल ऑफ डेविस। इरोजनल साइकिल ऑफ डेविस में डेविस बोलता है कि माउंटेन बनते हैं, है ना, दे आर बोर्न, देन दे बिकम यंग, बड़े होते हैं, दे बिकम मैच्योर एंड अल्टीमेटली दे विल डाई। और हर स्टेज पर जो प्रोसेसेस है या फिर लैंडफॉर्म है वो सब क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे। समझा, इसको बोलते हैं इरोजनल साइकिल ऑफ डेविस। हम इसको करते हैं, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एचएस का, बट हाँ बाद में। सो दिस वाज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। उसके बाद दुनिया में हर जगह पर ज्योग्राफी को यूनिवर्सिटीज में एज ए सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। जैसे इंडिया में एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1928 में हमने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बना, लाहौर यूनिवर्सिटी में बना, अलग। इस तरह से हमारे पास ज्योग्राफी का क्या होता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ आया, क्लियर है। तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हमने 3 फेजेस देखने हैं। एक हमारे पास है सबसे पहले एंशियंट, जिसमें हम ग्रीको रोमन पढ़ते हैं। फिर हमारे पास दूसरा कौन सा था, क्लासिकल। क्लासिकल में हम एक्चुअली रखते हैं वेरेनियस को। और फिर मॉडर्न में हम किसको रखते हैं, ये लाबलाच है, राटजल है, या फिर हमारे पास कौन है, हर्टन है, इन सबको हम यहां पर रखते हैं। और इन सब ने बहुत ऐसी रिसर्च की है जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ हमारी किस प्रकार की इंटरेक्शन है हो, उसको काफी हद तक जो प्रभावित करते हैं। समझ आ गया। सो दिस वाज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इन ज्योग्राफी। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट योर पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को लेकर पर्सपेक्टिव कितने हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी। पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, अब देखो एक क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन काइंड। द क्वेश्चन वाज व्हाट, द क्वेश्चन वाज कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी इज होम टू ह्यूमन काइंड। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ, स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ as a home to what, home to humankind, home to humankind। explain या फिर describe, the question is elaborate this statement, elaborate this statement with different perspective, with different perspective। So this is the question, this is the from the perspective से, ये चैप्टर ही है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। सो यहां पर क्या बता रहा है, देखो, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन काइंड। ये स्टेटमेंट को आपने इलेबोरेट करना है बाई डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है फिलोसोफर का व्यू क्या होगा। So you have to give some views of philosopher. You can have the philosopher from the Greek Roman, ग्रीक रोमन का व्यू हो सकता है, आपके पास जो है मॉडर्न स्कॉलर का कुछ व्यू हो सकता है। सो इस व्यू की हेल्प से इन स्कॉलर ने क्या क्या स्टेट किया है उसको आपने एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका कंक्लूजन देना है।
कि देखो, अब जो एक तरह का डिबेट है इसमें, वो क्या है, डिबेट क्या है कि व्हाट इज एक्चुअली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी इन दिस डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। कुछ लोग बोलते हैं इट शुड स्टडी द इंटायर अर्थ सिस्टम। इसको पूरे के पूरे अर्थ को पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी में। सरफेस को तो पढ़ो, पर इंटीरियर को भी पढ़ो, साथ में वायुमंडल को भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, बिकॉज इनका किसी ना किसी वे में ह्यूमंस के ऊपर क्या है, प्रभाव है। अब कुछ स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं कि यार देखो, आप ना सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट को ही पढ़ो, बिकॉज जो लोग हैं वो सिर्फ क्रस्ट पर रहते हैं, तो हमें अर्थ के इंटीरियर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर हमें मून्स के बारे में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऐसे होते हैं कि आप ज्यादा डेप्थ में किसको पढ़ो, द इंटरेक्शन ऑफ मेन विद द सराउंडिंग। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ज्योग्राफी इज व्हाट अर्थ सरफेस और द क्रस्ट, या फिर इसी के साथ में जो एटमॉस्फेयर है, या फिर थोड़ा सा गहराई में भी आप जा सकते हो। बट इनको समझने के लिए, इनको पढ़ने के लिए आपको किसका एक हेल्प लेना पड़ेगा, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ सम अदर एरियाज, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ कोर ऑफ द अर्थ, मेंटल ऑफ द अर्थ, या फिर यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ द सन ऑल्सो। बिकॉज क्रस्ट के ऊपर सिर्फ ह्यूमन इस कारण नहीं है कि वहां पर सारी लिविंग कंडीशन क्रस्ट के ऊपर थोड़ी ना है। क्रस्ट के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मिनरल है, या फिर स्पेस है, या फिर वाटर है। अब यहां पर लाइफ को पॉसिबल करने के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी किधर से आ रही है, वो एनर्जी तो आ रही है सन से। समझ आ गया। अब जो लाइफ रनिंग एनर्जी हमारे पास है, वो कहां से आ रही है, कहीं एक्सटर्नल एजेंसी से आ रही है, सन से आ रही है। सो टू लिमिट द अर्थ विद इन द अपर, लिमिट द ज्योग्राफी टू स्टडी द अपर लेयर ऑफ द अर्थ विल बी द रॉन्ग पर्सपेक्टिव। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्ट करना पड़ेगा। समझ आ गया। पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ है, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है फिलोसॉफिकल व्यू। एक पॉइंट लिखो यहां पर, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, it is the perspective of geography represent the perspective of geography represent the different philosophical views। so perspective का मतलब क्या हुआ, perspective of geography, so we have the perspective of geography represent the different philosophical view, different philosophical view, different philosophical view that has helped geography, sorry, that has helped to shape, ऐसे लिखो, to shape the discipline of geography from ancient knowledge to modern scientific discipline। सो यहां पर हमारे पास पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी क्या है, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट फिलोसॉफिकल व्यू है दैट हैज हेल्प टू शेप द ज्योग्राफी, जिसने ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन शेप किया है फ्रॉम द एंशियंट नॉलेज टू, ग्रीक के टाइम से जो हमारी नॉलेज थे, टू द प्रेजेंट साइंटिफिक डिसिप्लिन। सो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है, और इस एवोल्यूशन के पीछे बहुत सारे फिलोसोफर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। उसी कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बोलते हैं। सो पर्सपेक्टिव एक्चुअली रिप्रेजेंट द फिलोसॉफिकल व्यू दैट हैज हेल्प टू शेप द ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन फ्रॉम द वेरी सिंपल सब्जेक्ट टू द मॉडर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू। अब जैसे आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, यहां पर हम पर्सपेक्टिव किसका लेते हैं, अलग अलग फिलोसोफर्स का लेते हैं। सो इट इज द फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द ज्योग्राफी, या फिर टुवर्ड्स द ज्योग्राफी। समझ आ गया। अब पर्सपेक्टिव में हम 3 थीम को पढ़ते हैं।
वी हैव द थ्री थीम्स इन पर्सपेक्टिव। कौन कौन से थीम्स हैं हमारे पास जहां से क्वेश्चन आते हैं? तो ये थ्री थीम है, टू स्टडी द, क्या लिखो, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी स्टडीज द, प्लैनेट अर्थ, व्हाट, एज ए होम टू, ह्यूमंस। ज्योग्राफी स्टडीज द प्लैनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमंस। समझ आ गया? तो इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज द फर्स्ट थीम इन द पर्सपेक्टिव। सेकेंड थीम क्या है? ज्योग्राफी स्टडीज द, ज्योग्राफी स्टडीज द, ज्योग्राफी स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन of various phenomena, on earth crust. Geography studies the distribution of various phenomena on earth। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन को समझती है, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, या फिर हमारे पास अगर आप दूसरा देखोगे रिसोर्स के साथ हमारे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोमेना। जैसे अगर हम देखेंगे ना कि हम पढ़ते हैं कि टोपोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक है एस्पेक्ट, तो हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है? फिजियोग्राफी, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लान है, कहीं पर प्लेटू है, कहीं पर कोस्टल एरियाज है। या फिर इंडिया में क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कहीं पर अच्छी बारिश होगी, कहीं पर सूखा होगा। इंडिया में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कहीं पर कोयला पाया जाता है, कहीं पर आयरन पाया जाता है। इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? कहीं पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर कम लोग रह रहे हैं, कहीं पर अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है, कहीं पर रूरल पॉपुलेशन है। सो ज्योग्राफी इज एक्चुअली द साइंस or the subject that actually studies the distribution of various phenomena on the earth surface. Now third perspective जो हमारे पास है वो क्या है? to study the man and environment interaction, to study the man and environment interactions. So ये तीन हमारे पास पर्सपेक्टिव है। These are the three important perspective in geography, three themes of the perspective in geography. One is how this geography as a subject help to study the planet earth as a home to human। क्या व्यू है इसको लेकर लोगों के कि ज्योग्राफी को हम सिर्फ लिमिट करें कहां तक कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ किसको स्टडी करता है? प्लैनेट अर्थ के उस हिस्से को स्टडी करता है जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध किससे है? ह्यूमन से है। दूसरा व्यू क्या है? ज्योग्राफी स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द साइंस that relate to the study of distribution of phenomena. Now phenomena can be different type, physical phenomena, social phenomena, cultural phenomena, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फिनोमिनाज हो सकते हैं। और टू स्टडी द मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मैन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। अब कोई स्कूल ऑफ थॉट बोलेगा कि इन्वायरमेंट इज पावरफुल, तो हम बोलेंगे उसको कि इट इज द डिटर्मिनिज्म। कोई स्कूल ऑफ थॉट बोलेगा कि सॉरी इन्वायरमेंट इज पावरफुल, दैट विल बी द डिटर्मिनिज्म। और कोई बोलेगा मैन इज मोर पावरफुल, तो हम बोलेंगे पॉसिबिलिज्म। कोई बोलेगा दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसको बोलेंगे नियो डिटर्मिनिज्म। सो कहीं ना कहीं यहां पर हम क्या स्टडी करेंगे? इंटरेक्शंस। यहां स्टडी करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां स्टडी करेंगे ओवरऑल हाउ द प्लेनेट अर्थ इज होम टू ह्यूमन। सो द क्वेश्चन रीड एज, the statement is geography is the study of planet earth and how studying earth as a home to study of planet earth as a home to human। elaborate the statement with different perspective। अब यहां पर द फर्स्ट थीम को हम स्टडी करेंगे पहले। द फर्स्ट थीम इज द, वो क्या है? दैट इज द ज्योग्राफी एज ए स्टडी ऑफ, ज्योग्राफी एज ए स्टडी ऑफ planet earth, as a home to human, home to
हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है? एक बार जल्दी से लिख कर बता दीजिए। विदुषी जी, पूरब जी, ठीक है जी। सोनल जी, चलिए। ज्योग्राफी एज ए होम, स्टडी ऑफ प्लैनेट अर्थ एज ए होम टू ह्यूमंस। नाउ नाउ देखो, यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है। अभी हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी एज ए इंस्टीट्यूशनल सब्जेक्ट। नाउ दिस जर्नी इज शेप्ड बाय ए डिबेट। एक हमारे पास डिबेट है। वो डिबेट क्या है? डिबेट है कि ज्योग्राफी को क्या स्टडी करना चाहिए। डिबेट क्या है कि ज्योग्राफी को क्या स्टडी करना चाहिए। कि सिर्फ अर्थ सरफेस ही स्टडी करना चाहिए, कि पूरा का पूरा अर्थ सिस्टम स्टडी करना चाहिए, या फिर मैन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहिए। ना ज्योग्राफी का जो एक एवोल्यूशन है एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन is due to this debate that what should be the subject matter of geography. Should geography study only the earth surface और द पूरा का पूरा अर्थ सिस्टम और पूरा का पूरा हमारे पास मैन एंड इन्वायरमेंट के जो इंटरेक्शंस है या फिर रिलेशनशिप है, इन सबको हमें स्टडी करना चाहिए? इसके बारे में हमारे पास क्या है? इसके बारे में हमारे पास एक लॉन्ग डिबेट चल रही है। और इस डिबेट का जो कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ज्योग्राफी को प्लेनेट अर्थ को समझना तो चाहिए कैसे? एज ए होम टू ह्यूमन, इसको स्टडी करना चाहिए। बट इसके लिए जो दूसरे एस्पेक्ट जो एसेंशियल है, उनको भी, उस स्टडी को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सो द डिबेट वाज दिस, व्हाट नीड टू बी स्टडीड अंडर ज्योग्राफी, एंड द कंक्लूजन वाज दैट the specific field of the study is the humans, but some other areas should be incorporated that relate to the distribution of the humans, that affect the human settlement. जैसे माउंटेन है, माउंटेन में ज्यादा लोग नहीं रहते। वाई? बिकॉज द टोपोग्राफिकल फीचर बहुत अलग प्रकार के हैं। तो हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और वो माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस कहां हो रहा है? अर्थ के अंदर हो रहा है। तो ज्योग्राफी को सिर्फ ह्यूमन एलिमेंट तक रिस्ट्रिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? ह्यूमन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमें टोपोग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेट या फिर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन को अदर फिजिकल या फिर नेचुरल साइंस से क्या करना पड़ेगा? डेराइव करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें मेट्रोलॉजी से, हमें जो है हवाओं के बारे में, क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, या फिर फिजिक्स से हमें जो है मिनरल्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, जियोलॉजी से हमें अर्थ के इंटीरियर से जानकारी लेनी पड़ेगी। ये सब मिलकर हमें कुछ कारण बताएंगे, और वो कारण वो होंगे जो ह्यूमंस की इंटरेक्शन, ह्यूमन की पॉपुलेशन, ह्यूमन की सेटलमेंट या फिर ह्यूमन के ओवरऑल लिविंग स्टाइल को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। सो द कंक्लूजन इज द सब्जेक्ट मैटर या सेंट्रल थीम शुड बी द ह्यूमन, बट अदर एरिया शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। नाउ इसी को लेकर वी हैव वेराइटी ऑफ अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या है, कुछ स्कॉलर्स है, उनको हम देखेंगे। फर्स्टली एक छोटा सा यहां पर लाइन लिखेंगे, ज्योग्राफी, द एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी as a scientific discipline, evolution of geography as a scientific evolution of geography as a scientific discipline, as a scientific discipline is shaped by a long debate about what हाँ लिखो, evolution of geography as a scientific discipline is shaped by the long debate about what geography should study, what geography should study। क्या ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए? नंबर वन, क्या ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए? नंबर वन, अर्थ सरफेस,
अर्थ सरफेस, इंटायर अर्थ सिस्टम, इंटायर अर्थ सिस्टम, और रिलेशनशिप ऑफ मैन विथ इसके साथ इन्वायरमेंट, और रिलेशनशिप ऑफ मैन विद इन्वायरमेंट, और रिलेशनशिप ऑफ मैन विद इन्वायरमेंट। ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस डिबेट? द डिबेट का आउटकम है ज्योग्राफी शुड स्टडी द इंटायर प्लैनेट with outer layer being the central field of study, where life exists. कंक्लूजन ये था। कंक्लूजन क्या था? ज्योग्राफी शुड स्टडी द इंटायर प्लैनेट, geography should study the entire planet with outer layer being the central field of study where the life exists. समझ आ गया? तो पूरा प्लैनेट स्टडी करना चाहिए, बट द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टडी शुड बी व्हाट? सेंट्रल थीम ऑफ स्टडी शुड बी व्हाट? इट शुड बी योर आउटर लेयर, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। समझ आ गया? नाउ हमारे पास इसको लेकर पर्सपेक्टिव क्या है? ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, ये हमने कुछ एरिया ऑफ स्टडी दिए, और ये हमने इसको क्या कर दिया? कंक्लूड कर दिया। अब हमारे पास पर्सपेक्टिव क्या है, व्यूज क्या है, उसको देखो। तो व्यूज हमारे पास क्या है? यहां पर टू स्कूल ऑफ थॉट है, जो इवॉल्व हुए। टू स्कूल ऑफ थॉट है। सबसे पहले अगर आप देखोगे इस बात के लिए कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि सम ऑफ द स्कॉलर्स बेसिकली wants that the geography should study the entire planet, or some of the scholar wants that the geography should only study the surface. So यहां पर हमारे पास एक पर्सन है कि जो ये मानता है कि ज्योग्राफी शुड स्टडी अर्थ सरफेस को ही स्टडी करना है। इस फील्ड के लोग हैं पहले इराटोस्थनीज, जो एक एंशियंट स्कॉलर है, इराटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी। दूसरा पर्सन इसमें है हमारे पास, हिज नेम इज फर्दिनांद रिचथॉफेन। ये दोनों क्या बता रहे हैं कि ज्योग्राफी में हमें प्लैनेट अर्थ को एज ए ह्यूमन स्टडी करना चाहिए, प्लैनेट अर्थ को एज ए होम टू ह्यूमन हमें स्टडी करना चाहिए। हमें कोर की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें दूसरे प्लैनेट की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर हमारे पास कुछ और लोग हैं, जैसे दोज हु कंसीडर ज्योग्राफी एज ए स्टडी ऑफ एंटायर प्लैनेट, अब इसमें हमारे पास कौन आते हैं? इसमें हमारे पास आते हैं एक जॉर्ज, हिज नेम इज जॉर्ज गार्लैंड, और दूसरा हमारे पास एक थोड़ा मिली जुली जी स्टेटमेंट देने वाला पर्सन है, हिज नेम इज रिचर्ड हार्थशोर। So we have the two school of thought जो क्या बता रहे हैं? देखो, one is in the favor that yes, geography should be studied, geography should restrict to the earth surface because that is the surface where the human lives. और कुछ लोग क्या बता रहे हैं कि ज्योग्राफी को पूरे के पूरे प्लैनेट को समझना चाहिए।
अब थोड़ा सा हम इसकी डिटेल में जाते हैं, स्मॉल स्मॉल डिटेल हम ईच वन की देंगे। सबसे पहले हमारे पास द वेरी फर्स्ट स्कॉलर कौन था? एंशियंट स्कॉलर इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज क्या बता रहा है? इराटोस्थनीज बता रहा है फर्स्ट सेंचुरी एडी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्या बता रहा है? ये बता रहा है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ज्योग्राफी स्टडीज द प्लैनेट अर्थ एज ए होम टू, एज ए होम टू ह्यूमन। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ज्योग्राफी की देने वाला पर्सन कौन है? इराटोस्थनीज। और इराटोस्थनीज को हम क्या और क्या बोलते हैं? वी कंसीडर हिम एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो। ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो कौन है? फर्दिनांद रिच थॉफिन। दूसरा पर्सन कौन है? मॉडर्न स्कॉलर ये है, ये एंशियंट है, ये कौन है? इसी स्कूल का फर्दिनांद रिच थॉफिन। अब फर्दिनांद रिच थॉफन क्या बता रहा है? देखो इसका व्यू क्या है। इसका व्यू है कि भाई अर्थ का जो सरफेस है वो सिर्फ क्रस्ट का ऊपरी तह नहीं है, वो क्या है? स्लाइटली, थोड़ा सा डीप, गहराई तक आप जा सकते हो, है ना। ये सारा का सारा एरिया इतना क्या है? अर्थ का सरफेस है। एंड दिस सरफेस ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? एटमॉस्फेयर। सो अगर आपके पास अर्थ के गहराई तक भी आप स्टडी कर पा रहे हो, कुछ गहराई तक आप स्टडी कर पा रहे हो, और कुछ ऊंचाई तक, उतनी ऊंचाई तक जहां पर लिविंग एंटिटीज पाई जाती है, जहां पर लिविंग थिंग, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एसेंशियल गैसेस या फिर CO2 इस तरह के चीजें पाई जाती है, इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सिर्फ उतने एरिया को स्टडी करो। आपको पूरा का पूरा कोर या फिर आपको मून या फिर आपको सन को स्टडी करने की क्या जरूरत है? सो इसने ज्योग्राफी को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू स्टडी द ग्राउंड सरफेस, बिकॉज द ग्राउंड सरफेस इंक्लूड्स द स्लाइट डेप्थ as well as the lower atmosphere of the earth, which is enough to support the biological life on planet earth. So he considers the field of study in geography should restrict to this level. Geography should not delve into the core or should not go into the other planets. इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म का स्कोप कितना ज्यादा हो गया कि भाई आप बोल रहे हो कि यहां पर बायोलॉजिकल लाइफ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है, बट जो एक बाइंडिंग एनर्जी है जो सभी ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा बांधती है, वो कहां से आ रही है? वो तो सन से आ रही है। तो वो सन को स्टडी करना तो बहुत एसेंशियल है। तो यहां पर हम इसकी क्या कर पा रहे हैं? इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं। सो एक छोटी सी लाइन में हम लिखेंगे इसको। लिखो, रिच थॉफन क्या बोलता है? स्ट्रेस दैट ज्योग्राफी शुड फोकस टू स्टडी द क्रस्ट। ज्योग्राफी should focus to study the crust because it includes crust और ground, oblique करके लिखो ground, because it includes surface, it include surface, लिखो, deep into the ground as well as lower layer of what? Atmosphere. So फर्दिनांद रिचथॉफन क्या बता रहे हैं? ज्योग्राफी शुड फोकस टू स्टडी द क्रस्ट और ग्राउंड बिकॉज इट इंक्लूड्स, ग्राउंड क्या इंक्लूड करता है? सरफेस डीप इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर गहराई तक ग्राउंड है। नाउ एज वेल एज द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो ज्योग्राफी should not study the core और मेंटल, कोर और मेंटल को नहीं स्टडी करो, कोर और मेंटल as well as other planets. So geography should not study the core or mental as well as the other planets.
एज वेल एज द अदर प्लैनेट्स। सो दो व्यूज हमारे पास आ गए। अब हमारे पास जॉर्ज गार्लैंड का व्यू क्या होगा? यहां पर हमारे पास गार्लैंड का व्यू क्या आ रहा है? देखो गार्लैंड का व्यू आ रहा है कि भाई ज्योग्राफी को आप सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के साथ नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते। अगर आप कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ योर लिमिटेशन। ज्योग्राफी को आपको थोड़ा सा साइंटिफिक ओरिएंटेशन देना ही पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि हमें ज्योग्राफी में इंटीरियर को नहीं स्टडी करना है, अगर आप ऐसा बता रहे हो कि ज्योग्राफी को हमें इंटीरियर को नहीं स्टडी करना है, तो आप इसको किस ग्राउंड पर बता रहे हो? आप इसलिए बता रहे हो यू कैन नॉट स्टडी द कोर बिकॉज यू डू नॉट हैव द डायरेक्ट कैपेबिलिटी टू स्टडी द कोर। ये आपकी इनएबिलिटी है कि आप अर्थ के कोर तक पहुंच ही नहीं पा सकते, इसलिए आपका फील्ड ऑफ स्टडी, आप चाहते हो कि ये फील्ड ऑफ स्टडी सिर्फ क्रस्ट तक ही रहे। नाउ बायोलॉजिकल लाइफ जो यहां पर रह रही है, उस पर इंफ्लुएंस किसका है? अलग अलग चीजों का है। जैसे अगर हम बात करें कि अर्थ में एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो बहुत नैरो है। वी हैव अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या है? यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर अगर देखो तो वो कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस से 15 या 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहां पर टेम्परेचर रहता है। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। नाउ ये टेम्परेचर मेंटेन क्यों हुआ है? यू नीड टू गो आउट। आपको कुछ और एरिया को स्टडी करना पड़ेगा, आपको कुछ साइंटिफिक नॉलेज को यहां पर स्टडी करना पड़ेगा, साइंटिफिक प्रोसेसेस को आपको यहां पर स्टडी करना पड़ेगा, आपको सन के बारे में, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, आपको कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना पड़ेगा। तब आप समझ पाओगे कि व्हाई द प्लैनेट अर्थ हैज दिस ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगेन अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक तरह का क्या बोलेंगे, एक तरह का यहां पर सेंसिटिव लाइफ है। नाउ सेंसिटिव लाइफ को जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की फील्ड ऑफ स्टडी को बढ़ाना पड़ेगा। आपको यहां पर कुछ कोर साइंटिफिक सब्जेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब जैसे हम देखेंगे हमारी बॉडी में क्या है, वेराइटी ऑफ मिनरल्स है। नाउ इन मिनरल्स कहां पर है? ये तो अर्थ के अंदर है, कोर के अंदर से आ रहे हैं। तो आप कैसे बता रहे हैं कि आप सिर्फ सरफेस को ही स्टडी करोगे? नाउ सरफेस के ऊपर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको कौन डिसाइड कर रहा है? टोपोग्राफिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज डिसाइड कर रहे हैं। नाउ ये माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज का बिल्डिंग मटेरियल किधर जा रहा है? अर्थ के अंदर से आ रहा है। सिंपली आप बता रहे हो, वो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है रिच्टॉफन को, कि आप बता रहे हो कि यू हैव ओनली टू स्टडी द सरफेस बिकॉज दैट इज द ग्राउंड वेयर द ह्यूमन लिव्स, बट आप गहराई में जा ही नहीं सकते, इसलिए आप अपनी इनएबिलिटी को हमारे सामने रख रहे हो। सो यहां पर छोटा सा व्यू लिखो, किसका? जॉर्ज गार्लैंड का। जॉर्ज गार्लैंड क्या बताता है हमारे पास? दिस इज द जॉर्ज गार्लैंड। ही सेज geography should study entire earth system. Geography should study the entire earth system. ठीक है? क्यों? बिकॉज कुछ पॉइंट लिखो, 1 2 3 पॉइंट। बिकॉज planet earth is studied as an astronomical unit in universe. Because planet earth is studied as an astronomical unit in universe. planet earth भी इस पूरे ब्रह्मांड का ही कुछ हिस्सा है। अगर हम पूरे प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं कॉस्मोलॉजी में, तो हमें इस प्लैनेट अर्थ को भी पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। हमें इसको एज एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखना पड़ेगा, या फिर हमें इसको एज एन सेलेस्टियल बॉडी देखना पड़ेगा। अब अर्थ है तो एक सेलेस्टियल बॉडी, सभी के सभी ग्रह क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। जैसे मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सब क्या है? दे आर द सेलेस्टियल बॉडी। नाउ अर्थ टेरेस्ट्रियल
प्लैनेट है, किस कंटेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। बट अगर आप जुपिटर के सरफेस पर हैं तब आपको अर्थ भी क्या लगेगी, एक सेलेस्टियल बॉडी लगेगी। सो जब आप अर्थ को एज ए सेलेस्टियल बॉडी स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में, तो इसका मतलब क्या है, आपको थोड़ा सा साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ इसको स्टडी करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द ग्राउंड और सरफेस ओनली। दूसरा दूसरा टू रिस्ट्रिक्ट टू रिस्ट्रिक्ट टू रिस्ट्रिक्ट टिल द ground surface ground surface is due to man's inability due to the man's inability to study the core of earth directly। एक व्यू बता रहा है कि आप इसलिए ग्राउंड में रहना चाहते हैं क्योंकि आपके पास साइंस ही नहीं है, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप जो है अर्थ के अंदर कोर में जा पाओ। जरूरी क्या है, जरूरी तो यह है कि आप पूरे के पूरे अर्थ के सिस्टम को स्टडी करो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये क्या बताता है, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट with narrow temperature range and the biological life so it should be studied with scientific approach। क्योंकि प्लेनेट अर्थ में, दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा ग्रह है, यूनिवर्स में एक ऐसा ग्रह है जहां पर नैरो टेम्परेचर रेंज पाई जाती है। मतलब अगर आप मार्स को देखोगे, डे टाइम में वो 500 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है और रात के टाइम -150 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट यहां पर हमारे पास क्या है, नैरो टेम्परेचर रेंज है विच सपोर्ट द बायोलॉजिकल लाइफ। सो ज्योग्राफी में आपको इन सब फिनोमिनाज को स्टडी करने के लिए एक साइंटिफिक व्यू लेना चाहिए। सो इन्होंने क्या बताया कि ड्यूरिंग स्टडी ज्योग्राफी शुड बोरो द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम सम अदर फिजिकल साइंस। आप जियोलॉजी से अर्थ के इंटीरियर की जानकारी लो, आप बायोलॉजी से बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में जानकारी लो, आप इकोलॉजी से इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में जानकारी लो। आप सिर्फ ग्राउंड सरफेस को मत स्टडी करो, आप पूरे के पूरे अर्थ एज ए सिस्टम को स्टडी करो। समझ आ गया जी। नाउ लास्ट में एक व्यू हमारे पास और आता है, दैट इज योर रिचर्ड हर्टशॉर। लास्ट व्यू इज योर रिचर्ड हर्टशॉर। इसकी एक ही लाइन लिखेंगे आप, वी हैव द रिचर्ड हर्टशॉर। लास्ट में इसने कंक्लूजन दिया है, ही कंक्लूडेड 1950 में ये आया है और रिसेंटली इन्होंने कंक्लूजन्स दिया है। हर्टशॉर क्या बताता है, ही सेज, लिखो, ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ एज ए होम टू ह्यूमन, studies earth as a home to human, but he reinforced that geography is an integrative science that links the physical and human phenomena, thus the field of study should include the entire earth's system.
समझ आ गया? You should study the core, you should study the mantle, you should study the crust, you should study the sun. Anything that affect the human life should be studied under the geography. Now यहां पर conclusion अगर आप कैसे लिखोगे कैसे conclusion बनाओगे? यही conclusion बन जाएगा in a way. Now the central theme of the geography is human. So essentially geography should study the planet Earth as a home to human. But since human life is affected by some physical phenomena like topography, like geology, like solar radiations, so geography should also incorporate some other areas in the field of studies, like the interior of the earth, like the atmosphere of the earth, like other planets also which have some influence on the human settlement on the planet earth. जैसे हम सन को स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, व्हाई डू वी स्टडी द सन? बिकॉज सूरज से आने वाली जो रेडिएशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइक्वल टाइप का है. अब वही डिस्ट्रीब्यूशन प्लैनेट अर्थ के ऊपर क्या करता है? अब जहां सनलाइट ज्यादा है वहां पर पॉपुलेशन ठीक ठाक है. जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे सनलाइट कम होती जाएगी और पॉपुलेशन भी क्या होनी शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. समझ आए? सो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पर किसका इफेक्ट है? सन या फिर इसकी रेडिएशन का इफेक्ट है. सो फील्ड ऑफ स्टडी कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस लेयर, बट इट शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द कोर, बिकॉज कोर से ही कुछ मटेरियल बाहर आ रहा है, उससे माउंटेन्स बनते हैं. इट शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द सन, बिकॉज सन से जो एनर्जी आ रही है दैट बाइंड ऑल द ऑर्गेनिज्म टुगेदर. समझ आ गया? तो ये आपके पास एक थीम, एक जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है उसको हमने स्टडी किया. उसमें हमने एक फिलोसॉफिकल व्यू रखा. फिलोसॉफिकल व्यू कैसे रखा? कुछ इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इट शुड ओनली रिस्ट्रिक्ट टू द सरफेस. कुछ इसको काउंटर कर रहे हैं. वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, इट शुड नॉट बी ओनली द सरफेस बट शुड ऑल्सो इंक्लूड द इंटायर अर्थ सिस्टम. जो भी फिनोमिनाज अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो अंदर से चल रहे हैं चाहे वो बाहर सन से आ रहे हैं, सभी को स्टडी करना पड़ेगा. समझ आएगा? फिर हम एक कंक्लूजन को डिराइव कर सकते हैं. नाउ द सेकंड थीम हमारे पास क्या है जी? इट इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिनोमिना. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हुआ आपको सभी को? थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जैसा आपको अभी लग रहा होगा, ज्योग्राफी पूरा का पूरा जैसे फिलोसॉफी चल रहा है, ऐसे लग रहा है ना अभी कि इट इज मोर रिलेटेड टू द फिलोसॉफी. बट ये फिलोसॉफी नहीं है. पर्सपेक्टिव में आपके पास क्या चाहिए? कुछ फिलोसोफर का व्यूज आपको डालना जरूरी होता है. ठीक है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिनोमिना. ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिनोमिना. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप क्या समझते हो? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? क्या समझते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन से? डिस्ट्रीब्यूशन इज द, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या है? द वे फिनोमिना प्रोसेसेस द वे फिनोमिना प्रोसेसेस रिसोर्सेस पॉपुलेशन फ्लोरा एंड फोना आर स्पाशियली. अब स्पेशली नहीं है, ये क्या है? स्पाशियली है, स्पेस से रिलेटेड है. स्पाशियली अरेंज्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहां पर क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूशन इज द वे कोई फिनोमिना है, कोई प्रोसेस है. अब जैसे इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास आपको पता है लो प्रेशर होता है, ट्रॉपिक्स पर आपके पास हाई प्रेशर होता है, पोल्स पर आपके पास हाई प्रेशर होता है, सब पोल्स में आपके पास लो प्रेशर होता है. सो इसको क्या बोलेंगे? द वे फिनोमिना प्रोसेस रिसोर्सेज पॉपुलेशंस फ्लोरा एंड फोना आर स्पाशियली अरेंज्ड इज द डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इज एक्चुअली टू स्टडी दिस डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी is to study the this spatial distribution.
समझ आए? अब इसमें कौन कौन से स्कॉलर्स होंगे, कौन कौन से व्यू पॉइंट्स हमारे पास आएंगे ना। देखो, अगर आप इस इन सारे के सारे एस्पेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। वाई ज्योग्राफी शुड एक्चुअली स्टिक टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फिनोमिनाज और दीज, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, चाहे वो कोई फिनोमिना है, प्रोसेसेस है, रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन है, फ्लोरा फ्लोना, इन सब को स्टडी करके, इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ करके हमें क्या बेनिफिट होगा। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? इससे हमें बेनिफिट होगा, कुछ बेनिफिट्स लिखो। सो वी विल गेट सम बेनिफिट्स अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करें। ज्योग्राफी को अगर हम एज ए साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लें तो व्हाट विल बी द बेनिफिट, हाउ ज्योग्राफी विल हेल्प अस। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज द रिसोर्स एस्टिमेशन। रिसोर्स एस्टिमेशन के बारे में हमें पता चलेगा। रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग के बारे में हमें आइडिया मिलेगा। थर्ड पॉइंट कैन बी योर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमें पॉइंट मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा। एंड अल्टीमेटली इट इज द अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग, किस प्रकार से शहर को प्लान किया जाए। एंड अल्टीमेटली इट इज योर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। नाउ अभी हमारे पास चैलेंजेस क्या है। इफ यू सी इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट वी आर फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस। किस टर्म में? सबसे पहला, एक तो हमारी जो डेवलपमेंट है दैट इज नॉट प्लान्ड, जिसके कारण कभी शहरों में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। कभी हमारे यहां पर क्या हो जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स की वजह से कुछ शहर में कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, रिसोर्सेज का मिसमैच वहां पर है ना। वहीं पर अगर हम देखें डिजास्टर के मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। और अर्बन प्लानिंग, हमारे शहर जो है वो अनप्लान्ड है। अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, आज के दौर में सबसे कार्डिनल इशू क्या है? आज के दौर में सबसे कार्डिनल इशू हमारे पास है कि हमें इन्वायरमेंट को क्या करना है, कंजर्व करना है। बिकॉज प्लेनेट अर्थ जो है अब एक हैबिटेबल प्लेनेट नहीं रहा। सो इन सब एरिया को स्टडी करने के लिए which subject can help us? It is the geography. If we consider the geography as a science to study the distribution, समझ आ रहा है? तो अगर हम सारे के सारे फिनोमिनाज को देखें कि अगर सपोज करो कि हम शिमला में कहीं जाठिया देवी में, इफ यू आर थिंकिंग टू इस्टेब्लिश ए अर्बन सेटलमेंट इन जाठिया देवी इन शिमला, तो उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, वहां पर क्या क्या रिसोर्सेज है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना पड़ेगा। समझ आ गया? और वहां पर किस प्रकार का मौसम है, किस प्रकार का वहां पर बायोलॉजिकल लाइफ है, वहां पर कितने लोग रह रहे हैं जिनको आपको पैसा देना पड़ेगा, सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन कंसीडर टू प्लान द अर्बन सेटलमेंट इन दैट एरिया। जैसे हमारे पास एक है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। अभी अगर आप देखोगे तो सारी दुनिया में बात क्या चल रही है, इन्वायरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ठीक करें। अभी रिसेंटली हमारे पास अभी जो है COP29 कौन चल रहा है, इस द COP30 चल रहा है बेलिम में। वो क्यों चल रहा है? वो प्लेनेट अर्थ को एक हैबिटेबल प्लेनेट रखने के लिए चल रहा है। हैबिटेबल प्लेनेट, हमने अर्थ को क्या रखना है, हैबिटेबल प्लेनेट की कैटेगरी में हमने इसको रखना है, इसलिए हम एफर्ट कर रहे हैं। बट इसको, ये सारी के सारी अर्थ को फिर से हैबिटेबल प्लेनेट के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए व्हाट इज एसेंशियल, टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करोगे अल्टीमेटली आपको एक आइडिया मिल जाएगा, किसका, प्लानिंग का, या फिर इन्वायरमेंट की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको मैनेज करने का। सो इफ वी कंसीडर ज्योग्राफी एज ए साइंस टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, साइंस टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, इससे हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट में हमें बेनिफिट मिलेगा, रीजनल प्लानिंग में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, या फिर अर्बन प्लानिंग में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में हमें बेनिफिट मिलेगा। नाउ इसमें भी हमारे पास कुछ सम ऑफ द स्कॉलर्स आर देयर, सम स्कॉलर्स। सबसे पहले एक स्कॉलर है
उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अराउंड 1830 के दौरान उन्होंने क्या देखा, जितने भी फिनोमिनाज हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, चाहे देखो, चाहे मैं क्लाइमेट की बात करूं, और क्लाइमेट में हमारे पास आता है रेनफॉल, हमारे पास आता है ह्यूमिडिटी, हमारे पास आती है विंड सिस्टम, ये सब, या फिर अगर मैं आपके पास इन्वायरमेंट की बात करूं, जिसमें हमारे पास आता है वेजिटेशन, जिसमें हमारे पास आता है सॉइल, जिसमें हमारे पास रेनफॉल भी आता है, जिसमें हमारे पास आता है टेम्परेचर, या फिर मैं और किसी एस्पेक्ट की बात करूं, टोपोग्राफी की मैं बात करूं, टोपोग्राफी में जिसमें आपके पास आता है प्लेन, जिसके पास आपके पास आता है प्लेटू, जिसमें आपके पास आता है माउंटेन्स, ये सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं, दीज ऑल फिनोमिनाज आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया में जहां पर सेम कंडीशंस होगी, दुनिया में जहां पर सेम कंडीशंस होगी, वहां पर सेम रिसोर्सेज होंगे, वहां पर सेम वे ऑफ लाइफ होगा, वहां पर सेम वेजिटेशन होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर, जहां पर ये स्टडी कर रहा था, किसको, यहां के जंगल्स को, जब ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को स्टडी कर रहा है हम्बोल्ट, तो इसने इस पूरे एरिया में क्या देखा कि यहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टोपोग्राफिकल फीचर्स है, इन क्लाइमेटिक कंडीशंस का और टोपोग्राफिकल फीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसमें, यहां के सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट नेचुरलिस्ट था ये, या फिर इसको हम फादर ऑफ बायोजियोग्राफी भी बोलते हैं। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ बायोजियोग्राफी। कुछ पॉइंट लिखो इसके बारे में, सम स्मॉल पॉइंट्स आर देयर। फादर ऑफ बायोजियोग्राफी, सम स्मॉल पॉइंट्स आर देयर। he studied special pattern of, he studied spatial, spatial, spatial नहीं, आपने लिखना है spatial, he studied spatial pattern of, spatial is related to the space and geography is the knowledge of space। याद रखना, आपने ज्योग्राफी के बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। he studied the spatial pattern of plant and animal species in South America, in South America during 1830s। he demonstrated he demonstrated a link between he demonstrated a link between climate, vegetation, soil, demonstrated a link between climate, vegetation, soil, altitude, flora and fauna, flora and fauna, and considered that similar type of conditions, similar types of conditions always produce, similar type of conditions always produced similar types of phenomena, similar type of phenomena। now phenomena में क्या आ जाएगा, वेजिटेशंस है, पॉपुलेशंस है, लाइफ है। अब फिनोमिना में क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखोगे तो यू हैव वेरियस कंपोनेंट। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिजिकल जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या स्टडी करोगे आप, इसमें जो है ज्योग्राफी किस तरह से एज ए साइंस टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से यहां पर काम करेगी फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करेंगे, किसके बारे में पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, हम पढ़ते हैं क्रस्ट के बारे में, हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में, हम पढ़ते हैं रेनफॉल के बारे में, हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बारे में, है ना, इन सब कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। या फिर हम पढ़ते हैं टोपोग्राफी के बारे में, टोपोग्राफी, टाइप ऑफ क्रस्ट, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ वेरिएशन इन रेनफॉल, वेरिएशन इन टेम्परेचर, टाइप ऑफ टोपोग्राफी।
नाउ अब यहां पर इसके कारण क्या होगा, वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस एंड, हाँ, वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड कल्चरल एस्पेक्ट, कल्चरल फिनोमिनाज, ऐसे लिखो, फिनोमिनाज आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड। इसके बाद यहीं पर ज्योग्राफी क्या एक्सप्लेन करता है, ज्योग्राफी ट्राइज टू एक्सप्लेन, लिखो, ज्योग्राफी ट्राइज टू एक्सप्लेन, ट्राइज टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है ज्योग्राफी, ट्राइज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस शेपिंग दीज फिनोमिनास, प्रोसेस शेपिंग दीज फिनोमिनास। जैसे अब देखो, टोपोग्राफी का एग्जांपल लो, या फिर आप सॉइल का एग्जांपल लो, या फिर आप टेम्परेचर का एग्जांपल लो। ये तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, तीन एस्पेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन के, और इनका जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो क्या हुआ है, वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस एंड कल्चर प्रोड्यूस हो गए हैं। नाउ ज्योग्राफी यहां पर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ज्योग्राफी ट्राइज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस शेपिंग दीज फिनोमिना। क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, अगर टोपोग्राफी चेंज हो रही है, माउंटेन बिल्डिंग किससे होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स। सॉइल किससे बनती है, वेदरिंग। या फिर टेम्परेचर किससे अफेक्ट होता है, इंसोलेशन। रिलेट कर पा रहे हो, तीनों में क्या रिलेशन है। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो उसमें हमारे पास क्या है, दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट और फिनोमिनाज दैट आर स्टडीड इन द ज्योग्राफी। उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पर ओशियानिक क्रस्ट है, कहीं पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कहीं पर थिक क्रस्ट है, कहीं पर थिन क्रस्ट है, ठीक है, कहीं पर सॉइल के वेराइटीज है, कहीं पर रेनफॉल ज्यादा होता है कम होता है, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है कम है, टोपोग्राफिकल वेरिएशंस आर आल्सो देयर। नाउ ये जो वेराइटीज है, दिस वेराइटी विल प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड कल्चरल फिनोमिना। नाउ ज्योग्राफी का रोल क्या है, ज्योग्राफी का रोल इज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस शेपिंग दिस फिनोमिना। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहां पर बना दो। हमारे पास ह्यूमन कंपोनेंट, ह्यूमन एस्पेक्ट, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी आप यहां पर लिखो, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या क्या स्टडी करती है डिस्ट्रीब्यूशन में। सो वी हैव द स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टडी करते हो, यू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन। पॉपुलेशन किस प्रकार का है, माइग्रेशन किस प्रकार का है, पॉपुलेशन माइग्रेशन, अर्बेनाइजेशन किस प्रकार का है, ये सब एस्पेक्ट जो ह्यूमन से संबंधित है। नाउ और भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की है, एक्टिविटी, या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार का है, ट्रांसपोर्टेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फील्ड ऑफ स्टडी देखो ज्योग्राफी में कितना खुल रहा है, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, अर्बेनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, और क्यों ये सब वेरिएशंस है उसको भी स्टडी करता है। ऑल्सो एनालाइज द फैक्टर्स लाइक, एनालाइज द फैक्टर्स लाइक, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसी है, या फिर हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। समझ रहे हो, रिलेशन क्या है देखो दोनों में, देखो रिलेशन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। जहां पर पॉलिटिकल सेटअप होगा वहां पर सोसाइटी कुछ और तरह की होगी, ज्योग्राफी कुछ और तरह की होगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर ज्यादा है तो अर्बन सेटलमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अगर कम है तो फिर रूरल सेटलमेंट। नाउ सोशल स्ट्रक्चर अगर रिजिड है तो रूरल सेटलमेंट, और सोशल स्ट्रक्चर अगर लिबरल है तो अर्बन सेटलमेंट।
नाउ यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, द वे पीपल आर अरेंज्ड ऑन द स्पेस। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या समझते हैं, द पीपल, द वे द फिनोमिनाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्पेस। नाउ यहां पर पॉपुलेशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसके कारण अफेक्ट होते हैं, इन सब एरियाज के कारण होते हैं। सो इसका एनालिसिस करना इज ऑल्सो द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। नाउ अगर मैं एक और थोड़ा सा आपको बताऊं कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी डिस्ट्रीब्यूशन है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करती है। सो आपके पास क्या आ जाएगा कि एयर पॉल्यूशन कहां पर है, एयर पॉल्यूशन कहां पर है, बायोडाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा है, या फिर इन्वायरमेंटल रिस्क कहां पर ज्यादा है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, या फिर बायोडाइवर्सिटी का लॉस कहां पर ज्यादा हो रहा है। और यहां पर हम क्या समझते हैं, टू एनालाइज द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस। समझ आया। चाहे आपके पास तीन फील्ड ऑफ स्टडीज हुई, एक फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, दूसरी हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, तीसरी हमारे पास इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गई। तीनों ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में वी आर studying the distribution, spatial distribution of the phenomena of the people, of the things with the help of geography। समझ आ गया, क्लियर है। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी हम कल करेंगे, आपके पास थोड़ा सा इसमें और डिटेल है, जैसे वेलास लाइन के बारे में आपको बताऊंगा, कार्ल लीटर का कंट्रीब्यूशन है, बाकी और भी कुछ एस्पेक्ट इसमें है। कल हम करेंगे ज्योग्राफी एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, है ना। तो पॉसिबली 2 दिन में आपका ये चलेगा अभी पर्सपेक्टिव, और उसके बाद हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी शुरू, है ना। उसके बाद हमारा जियोमॉर्फोलॉजी शुरू हो जाएगा। नाउ जियोमॉर्फोलॉजी में हम ज्यादा नहीं स्टे करेंगे, वी विल स्टे ओनली फॉर 10 to 15 डेज। जो कि टॉपिक्स है उनको हम जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ज्योग्राफी, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा, देखो क्या होता है ना कि पर्सपेक्टिव हर सब्जेक्ट में होता है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर भी आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़ना पड़ता है, थॉट्स पढ़ना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट है, यहां पर भी आपको ये सब कवर करना पड़ेगा। बट हम इसको थोड़ा सा प्रैग्मेटिक वे में रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये आपको कहीं बुक्स पे नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। अब अगर आप देखोगे ना आप कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इन्वायरमेंटलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पर अगर आप स्पेंसर सिंपल को डाल दोगे तो फिर उसमें ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं, अब जैसे हिमालय में बहुत सारा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है वहां पर, या फिर लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पर, आप डेविस को डाल दोगे तो ये सब किधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। आज की डेट में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है कि हमारा जो इंटरेक्शंस है एनवायरमेंट के साथ वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, गिव एंड टेक इंटरेक्शंस होनी चाहिए। फिर आपको डिटर्मिनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, पॉसिबिलिज्म पढ़ना पड़ेगा, इसके प्रोपोनेंट कौन कौन थे, ये सब एरियाज को आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी का क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। तो इतना तो लिखना सही है, मेरे को ऐसा लगता है इतना तो लिखना सही है ना। छोटे छोटे नोट्स बनाने तो आई थिंक इट इज आइडियल। बट हाँ, जो एरियाज हम वो करेंगे ना थोड़े, जैसे अर्थक्वेक एंड ऑल है, ये वोल्केनो वोल्केनो, ये सबने जीएस जीएस में तो आपने भी पढ़ा होगा ये सब, है ना। तो इसको हम डिस्कस करेंगे और लिखेंगे नहीं, है ना। तो इस वे में हमारा जियोमॉर्फोलॉजी 10 से 12 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, और फिर 10 से 12-15 दिन में हमारा इन्वायरमेंट क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। सॉइल एंड ऑल हम करेंगे साथ में। ज़्यादा फोकस हम करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी पर, क्योंकि क्वेश्चन का स्कोप, आप ज़्यादा बेटर मार्क्स अगर कहीं से ला सकते हो ना, ह्यूमन ज्योग्राफी विल हेल्प यू टू स्कोर मैक्सिमम इन योर जीएस पार्ट ऑल्सो, जब आप अर्बन प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, थैंक यू, इतना ही करेंगे आज। ओके जी, थैंक यू विदुषी, नेहा जी, सोनल शर्मा जी।